Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Riaz Ahmed, Senior Chemistry Faculty, Goal Coaching Institute. Today I would like to discuss with you all questions of physical chemistry. Test series for ReNEET 2026, Test 3, date 19th May 2026. So let us start the question, student. Question number 1, it's a very famous question of chemical kinetics. Such question was earlier asked in NEET examination. ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग रीनीट एग्जामिनेशन. लेट अस सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन के मुताबिक ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ, एंड हाइपोथेटिकल रिएक्शन P2 plus Q2 gives 2PQ. क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि इसका मैकेनिज्म दिया हुआ, एक फास्ट, एक स्लो और फिर फास्ट. तो हम लोग को ऑर्डर रिएक्शन निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हम लोग जानते हैं स्टार्ट कैसे करेंगे. रिएक्शन स्टार्ट्स विद स्लो रिएक्शन. स्लो रिएक्शन से शुरू करते हैं. स्लो रिएक्शन रेट इज डिसाइडेड बाय स्लो रिएक्शन. ये तो कॉन्सेप्ट पता है हम लोग को. तो जो स्लो रिएक्शन है वहां से रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो स्लो रिएक्शन, दिस इज द स्लो रिएक्शन, दिस वन. यहां से स्टार्ट करेंगे. R is equal to K P raised to the power 1 Q2 पे पावर 1. इसे हम इक्वेशन A मान लेते हैं, मेन इक्वेशन. तो स्टार्ट कहां से किए? स्लो रिएक्शन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लो रिएक्शन. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट वन. स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग. ओके, ये रहा रेट. अब जरा गौर से देखिए, बहुत बच्चों के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है. मेन रिएक्शन को देखिए. मेन रिएक्शन के मुताबिक P2 होना चाहिए और Q2 होना चाहिए. P2 एंड Q2. P एग्जिस्ट होना चाहिए P2 के रूप में, Q एग्जिस्ट होना चाहिए Q2 के रूप में. ये मेन रिएक्शन यही बोलता है. और यहां पर ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है. यही तो इंपॉर्टेंट चीज है. Q2 के रूप में है, ये ठीक है. P होना चाहिए. यहां जो P है ये P2 के रूप में होना चाहिए. ये P दिया हुआ. तो हम क्या करेंगे? P को हटाएंगे. ये अनस्टेबल है. तो P को हटाने के लिए इस इक्वेशन का सहारा लीजिए, दिस वन. इस इक्वेशन को यूज करेंगे P को हटाने के लिए, क्योंकि यहां पर P है. P को हटाएंगे तो P2 आ जाएगा. यस, देखिए दो फास्ट रिएक्शन, ये भी फास्ट है और ये भी फास्ट है. इसको यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर P मिल जाएगा. हमको P को हटाकर P2 चाहिए, क्योंकि P2 के रूप में है मेन इक्वेशन. अब आइए इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 को तो यहां लिख चुके हैं A के रूप में. अब इक्वेशन 1 में पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ले लीजिए, या रिएक्शन क्वोशिएंट भी बोल सकते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2. अब यहां से P को निकालेंगे. P को इक्वेट करिए. तो इतना तो मैथ आपको जानना है. P इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन P2. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये P, ये स्क्वायर है, तो P लेंगे तो रूट हो जाएगा और यहां भी रूट हो जाएगा. अब इस P का वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन A में पुट करिए. इक्वेशन A में वापस आइए. ये इक्वेशन A, R इज इक्वल टू K और P के जगह पर लिखेंगे रूट K इंटू P2 पे पावर हाफ इंटू Q2 पे पावर 1. तो रेट R इज इक्वल टू K को K डैश ले लीजिए. देखिए आंसर आ गया. P2 पे पावर हाफ और Q2 पे पावर 1. ये कांस्टेंट K डैश ले लिए. कांस्टेंट गुना कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट हो गया K डैश. मगर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, पावर हो गया हाफ, पावर हो गया 1, दोनों को जोड़ दीजिए. तो ऑर्डर हम लोग जानते हैं रेट इक्वेशन में, रेट लॉ में जो पावर है उसे जोड़ दिए, वो डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. 1 और हाफ 1.5. दिस इज द आंसर. इसका आंसर हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन इज 3. ये क्वेश्चन
फिर से हम बता दें आपको, ये नीट में पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो कमिंग नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे और नीट एग्जाम से पहले एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। जरा डी बाय इक्वेशन को लिखिए। मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी, ए रूट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ले लीजिए, ए रूट, ये है डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ए रूट सी, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन CONS लिखे हम, दिस इज कंसंट्रेशन, रूट कंसंट्रेशन, ये डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एनसीईआरटी के टेक्स्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। डी बाय हकल ये वैलिड है केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसमें पूछा गया कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इट इज वैलिड फॉर बोथ वीक, वीक नहीं होगा, ये केवल स्ट्रॉन्ग के लिए। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहां पर Na प्लस Cl माइनस K प्लस Br माइनस, एक तरह का अगर इलेक्ट्रोलाइट रहा ना तो उसमें जो कांस्टेंट है A, ये जो कांस्टेंट देख रहे हैं ये कांस्टेंट, ये दोनों के लिए वैलिड सेम रहेगा। ध्यान रखिए, फिर से सुनिए, यहां लिखा हुआ NaCl KBr, तो अगर इसका आयनिक रिएक्शन कराएंगे Na प्लस Cl माइनस K प्लस Br माइनस, आयन सेम जनरेट हो रहा, तो इसलिए इसका ए का वैल्यू सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, से पढ़िएगा आप लोग, ये स्टेटमेंट सही है। दिस वन, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है। वैलिड फॉर वीक एसिड, नो, गलत हो गया। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा कितना स्टेटमेंट का संख्या सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन इज 2। इंपॉर्टेंट हम फिर से बोल रहे हैं, इस थ्योरी को जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ डिटेल से, क्लास नोट्स में गोल के क्लास के टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ओके, मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, इट्स क्वेश्चन नंबर 6। ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसिडर द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो जरा गौर से, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और यहां आकर रुका है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, ये एनर्जी है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी। प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। रिएक्टेंट यहां पर एनर्जी कम, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो ये कम स्टेबल होगा और रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। प्रोडक्ट के पास ज्यादा ऊर्जा है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी कम। ये तो पॉइंट हम लोग समझ गए। और अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये यहां से यहां, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा E1 प्लस E2। फिर से देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां से यहां, तो एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा E1 प्लस E2। तो जरा ऑप्शन 3 ऑप्शन को देखिए, थर्ड ऑप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज E1 प्लस E2, ये तो सही लग रहा। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होगा तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्राफ नीट में कई बार रिपीट हुआ इस तरह का क्वेश्चन। मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, इट्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन आईटी में एक बार आ चुका है, आईटी जेईई में, और हम अपने क्लास में इस क्वेश्चन को हर बैच में बनवाएं, इन ऑल द बैचेस। नीट एग्जाम से पहले जो मेन नीट हुआ था अभी 3 मई को, उससे पहले हर बैच में हम इस क्वेश्चन को बनाएं और इसे हाईलाइट भी किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इट वॉज वंस आस्क्ड इन आईटी। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। A vessel contains CO2 with a pressure of 0.5 atm। CO2 का जिक्र हो रहा, तो CO2 से शुरू करेंगे। आगे देखिए, some CO2 is converted to CO on addition of graphite। अब जानते हैं ग्राफाइट सॉलिड स्टेट, ये है ग्राफाइट, ग्राफाइट इन सॉलिड स्टेट। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोक्साइड, गैसीय स्टेट। स्टेट यहां मेंशन करना बहुत जरूरी। स्टार्ट करते हैं 0.5 atm से। क्वेश्चन में बोला गया CO2 गैस
का प्रेशर कितना एटीएम 0.5। तो ये सॉलिड है, सॉलिड को प्रेशर से कोई मतलब नहीं, सॉलिड का कोई योगदान नहीं प्रेशर में, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इनिशियली 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ये 2 मोल है तो 2x, यहां से x टूटेगा तो यहां 2x बनेगा, 2 मोल है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो ये है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8, ये 0.8 atm, इट्स गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8। तो प्रेशर किस किस का होगा? प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, अब प्रेशर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। इन दोनों को जोड़िए, ये सॉलिड है, इसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, जोड़िए। 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा 0.3, ये रहा x का वैल्यू। अब हम Kp का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO रेज टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, जरा गौर से देखिए, CO 2x है और x का वैल्यू आया 0.3, CO 2x है, 2x है और x का वैल्यू 0.3, तो 0.3 मीन 0.6 atm इंटू 0.6 atm। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि CO है 2x और x का वैल्यू 0.3, तो 0.3 गुना 2 0.6 और यहां पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया हम, अपॉन CO2 0.5 माइनस x का वैल्यू 0.3, 0.5 में से 0.3 गया, 0.2 atm, atm कैंसिल, 2 3 या 6, 3 इंटू 0.6 एंड द आंसर इज 1.8 atm। दिस इज द आंसर, ऑप्शन 2 इज द आंसर। ये IIT JEE में आ चुका है, इसे आप लोग हर हाल में नीट से पहले एक बार बना लीजिएगा। 9 का ऑप्शन 2 इज द आंसर। मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। After question number 9, it's question number 11. Assertion reasoning. If concentration of one of the ions in saturated solution, जैसे स्टूडेंट अगर हम सपोज हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड, इट डिसोसिएट्स इनटू Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस। देखिए तो ये हम ले लेते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। असर्शन में इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मान लिया जाए, इसमें हम क्लोराइड आयन का संख्या बढ़ा देते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में या तो बेरियम या क्लोरीन का संख्या बढ़ाएंगे, तो लीच-चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर रिएक्टेंट का क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और आप जानते हैं KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है। रिएक्शन जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घटेगा। सॉल्युबिलिटी माने कितना घुल रहा है, कितना टूट रहा है सॉल्ट। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों आयंस जुड़ेगा और रिएक्शन को ले जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, लेकिन K का वैल्यू नहीं बदलता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस यहां पर KSP का जिक्र हो रहा है। तो असर्शन बोलता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस, इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि रिएक्शन जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आयंस का संख्या घटेगा और रिएक्टेंट का क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी घटेगा। अब आइए रीजन में, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट, बिल्कुल सही, K का वैल्यू कांस्टेंट है। और आपको याद है लीच-चैटलियस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर K को बदलना है तो टेम्परेचर को बदलना पड़ेगा, अन्यथा किसी के अकॉर्डिंग ये K बदलेगा नहीं। चाहे प्रेशर बढ़ाइए, इनर्ट गैस डालिए, प्रेशर को कम करिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, घटाइए, कुछ भी कीजिए, K तो नहीं बदलता है। K बदलेगा टेम्परेचर के बदलने से। तो रीजन बोलता है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ KSP इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ कॉमन आयन शिफ्ट द डिसोल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट, यानी आयंस बढ़ाएंगे प्रोडक्ट का तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ये सब देख कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जो गोल वाले आप लोग के लिए सेट किए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 इट्स क्वेश्चन नंबर 17। ये सब यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। फैराडे लॉ, एनसीईआरटी बुक खोलिए,
8 से 9 क्वेश्चन है फैराडे लॉ का, और पीवाईक्यू निकालिए, पीवाईक्यू गोल का पीवाईक्यू निकालिए या एमटीजी निकालिए, कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिल जाएगा फैराडे लॉ से। चलिए इस क्वेश्चन में एल्युमिनियम का जिक्र हो रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ फॉर 30 मिनट्स यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड, फॉर्मूला लगाएंगे E अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। ई हो गया इक्विवेलेंट मास। सर आप जानते हैं एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 27/3 9 ग्राम, 9 इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का, फैराडे कांस्टेंट 96500, करंट का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 2 एम्पियर, टाइम मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 30 मिनट दिया हुआ, 30 गुना 60। अब सवाल ये कि इसको 1 मिनट के अंदर बनाएंगे कैसे? बच्चे लोग तो यहीं पे उलझ जाएंगे, 965 लेकर सॉल्व करेंगे, यहां से 1.5-2 मिनट लगा देंगे तो एक क्वेश्चन का टाइम खाएगा ये क्वेश्चन। ऐसा 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो 7-8 क्वेश्चन कम बनेगा केमिस्ट्री में, और नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट को बुरी तरह ये हैम्पर करेगा। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं ये बनेगा कैसे। देखिए पहले 2 0 को उड़ा दिए हम, 18 इंटू ये 9 दूनी 2 18, 6 गुना 3 फिर 18 डिवाइडेड बाय 965। अब देखिए हम क्या करेंगे, 965 को हम 1000 लेकर बना लेंगे। 18 गुना 18 बटे 1000। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10। तो ये 25 और ये 10, ये इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं 9 और 10, 9 बटे 25, 9/25, 9/25। जब आप सॉल्व करिएगा ना स्टूडेंट तो आंसर आ जाएगा 0.3 का। ये तरीका हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में टफ कैलकुलेशन को भी आप इजी कर सकते हैं, टफ कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता है। तो 9/25 देखिए 0.3 आ गया, 0.36 है। इस कैलकुलेशन से हम बनाए तो 0.36, इतना तो आपको नॉलेज है कि 0.36 अगर है तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन 3 इज द आंसर। तो ये सब तरीका 965 को 1000 लेकर बनेगा, ये खाली ध्यान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वाज 3rd। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17 इट्स क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन तो 2 बार नीट में रिपीट हुआ, 2 बार, हम आपको दावे के साथ बोल रहे हैं। द क्वेश्चन वाज रिपीटेड ट्वाइस इन नीट, hence it is important for your upcoming re-NEET examination. What question is telling? Look at the question. The question says well insulated, thermally insulated. अब जानते हैं thermal insulation चारों तरफ से सील कर दिया गया, no heat exchange, Q का वैल्यू 0, थर्मली इंसुलेटेड मैंने हीट एक्सचेंज 0, एडियाबेटिक प्रोसेस, क्यू का वैल्यू 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, अब क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? मैकेनिकली स्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड, मैंने इसको चलाया जा रहा, इसको पैडल से इसको मूव किया जा रहा। तब जानते हैं मैकेनिकली जब इसको मूव कर रहा है ना, मान लिया जाए गैसेस सिस्टम है, उसमें पैडल से इसको हीट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, T increases, temperature will increase, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा T will be more than 0, टेम्परेचर will increase, स्टर कर रहे हैं हम, हिला रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q तो 0 हो गया, हटा दीजिए इसको, तो Q हो गया 0, Q0 तीन ऑप्शन में। अब आइए, अब देखिए तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। डेल्टा U विल बी मोर देन 0, तो वर्क डन भी हो जाएगा मोर देन 0। कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Q 0 हो गया, स्टर कर रहे हैं, हिला रहे हैं इसको, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो दैट इज डेल्टा T मोर देन 0, डेल्टा T मोर देन 0। आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 19 का 1। ओके मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। तो 19 का आंसर वाज 1। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19 इट्स क्वेश्चन नंबर 13। ये तो और इजी क्वेश्चन है।
तो नीट का यही स्टैंडर्ड ही है। आयनाइजेशन एनर्जी, यू नो द फॉर्मूला 13.6 पॉजिटिव में आयनाइजेशन एनर्जी है तो साइन पॉजिटिव होगा, आयनाइजेशन एनर्जी साइन पॉजिटिव, और सिर्फ एनर्जी पूछा जाए तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए 13.6 दिया हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 और N का भी वैल्यू 1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर, तो 13.6 हाइड्रोजन का ये तो दिया हुआ है, लेकिन मांगा क्या जा रहा है उसके बारे में सोचिए। बोला गया हीलियम के केस में, तो आप जानते हैं हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 और N, और ऑर्बिट नहीं दिया हुआ, तुम लोग जानते हैं ग्राउंड स्टेट लेना, ग्राउंड स्टेट होता है फर्स्ट। हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो फर्स्ट ऑर्बिट पर। फॉर्मूला में पुट करिए, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 13.6 इंटू Z, हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 is the answer. I hope you all are understanding everything so nicely. Move on, another question. After question number 23, it's question number 26. Okay, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ, ये रिएक्शन दिया हुआ, इस रिएक्शन का एनर्जी, पहले तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा H है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सभी बच्चे जानते हैं द फॉर्मूला इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ माइनस 352.18, तो ऐसा कैलकुलेशन रहा ना तो अब डेसिमल को हटा दीजिए, माइनस 352 लेकर बनाइएगा नीट में, क्योंकि ऑप्शन में गैप है, अच्छा खासा गैप है, नहीं तो कैलकुलेशन में उलझ जाएगा। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं जेई एडवांस में, जेई मेन में या नीट में टॉपर होते हैं, तो वो राउंड ऑफ फिगर लेकर बनाते हैं, डेसिमल में उलझता नहीं है। ओके, हम तो डेसिमल लिख रहे हैं, आप घर पे इसको दोबारा बनाएगा अगर नहीं बनाया तो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब आते हैं प्रोडक्ट में। ये रहा प्रोडक्ट HF, एक HF का फॉर्मेशन दिया हुआ पर मोल माइनस 268, तो आई विल टेक 2 इंटू माइनस 268.1.3, ये 2 मोल है, देख लीजिए 2 मोल है। और ये रहा एलिमेंटल फॉर्म, जरा याद कीजिए थ्योरी को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 0। क्लोरीन का फॉर्मेशन, ब्रोमीन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, ये सब एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का फॉर्मेशन का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये रहा प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट है, ये रहा 0। अब आते हैं माइनस रिएक्टेंट, आइए रिएक्टेंट में फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन भी एलिमेंटल फॉर्म में, इसका फॉर्मेशन का वैल्यू 0। अब इसका निकालना, क्वेश्चन में बोला गया फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो 2 मोल है, तो आप लिखिएगा 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी तो सॉल्यूशन है, आप खुद से देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। फॉर्मूला याद रखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एलिमेंटल फॉर्म का फॉर्मेशन का वैल्यू 0। एलिमेंटल फॉर्म में है फ्लोरीन और क्लोरीन। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 26, इट्स क्वेश्चन नंबर 32, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बफर सॉल्यूशन। पीएच, एसिडिक बफर का जिक्र हो रहा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log base 10 salt upon acid. This is the formula. pH is equal to pK का वैल्यू दिया हुआ 4.75 प्लस log base 10 salt is sodium acetate 0.25 और acid है acetic acid, देखिए इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.125 m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, और log 2 का वैल्यू 0.3, 4.75, ये रहा log 2 का वैल्यू 0.301। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी द फर्स्ट वन, 32 का आंसर नंबर 1। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नो डाउट इन इट। मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 32, 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर पॉजिटिव डिविएशन। मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव डिविएशन का केस नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे
एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये जो दिया हुआ ना, ये नेगेटिव डेविएशन का, क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के हाइड्रोजन में, क्लोरोफॉर्म में यहाँ पर जो सब्सटेंस है क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप्ड होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जब डेवलप होगा तो ये नेगेटिव डिविएशन, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी सब पॉजिटिव डिविएशन है। एसीटोन और इथेनॉल को डालेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, CCl4 को टोल्यूइन में डालेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेंडरवाल फोर्स है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटता है। तो ये तीनों जो है, एसीटोन तो एग्जाम्पल NCERT में भी दिया हुआ है, एसीटोन बेंजीन, तो ये नेगेटिव डिविएशन का उदाहरण है, इसे रट देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। इट्स अ केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 33, इट्स क्वेश्चन नंबर 36। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रिएक्शन है, तो सबसे पहले आयनिक रिएक्शन लिखेंगे। आयनिक रिएक्शन, क्रोमियम कन्वर्ट हुआ Cr3+ में। एनोड का रिएक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन डालिए, ये एनोड, Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हुआ Fe में। तो इसको बैलेंस कीजिए, इसको 2 से गुना करिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। पहले तो रिएक्शन लिखिए और n का वैल्यू हो जाएगा 6। आप जानते हैं n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कट गया, ये कट गया, 6 इलेक्ट्रॉन। नेट रिएक्शन लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ क्रोमियम सॉलिड स्टेट प्लस 3 Fe2+ aqueous, it gives 2 Cr3+ aqueous plus 3 Fe solid state, 2 chromium, 3 Fe2+, 2 Cr3+, 3 Fe solid state। तो पहले हम रिएक्शन कोशेंट Q निकालेंगे। Q का वैल्यू, क्रोमियम स्क्वायर रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय Fe2+ रेज टू द पावर 2, सॉरी रेज टू द पावर 3। क्रोमियम हो जाएगा पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्रोमियम 2 मोल और आयरन 3 मोल। ये दोनों सॉलिड है। सॉलिड में आप जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू बाय कन्वेंशन क्या लेते हैं, 1। क्रोमियम, जरा क्रोमियम का कंसंट्रेशन देखिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। आयरन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो 10 पावर -2 मीन्स 10 पावर -6, ये वैल्यू आएगा 10 टू द पावर 4। अब उसके बाद E0 निकालेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, IT में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। E0 इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। दोनों SRP वैल्यू होना चाहिए। कैथोड पे रिएक्शन, ये रहा कैथोड का रिएक्शन, आयरन वाला रिएक्शन ये कैथोड का। तो SRP वैल्यू आयरन का दिया हुआ, SRP वैल्यू 0.42, ये माइनस साइन, माइनस 0.42 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.72। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा 0.3। अब नस्ट इक्वेशन लगाइए। नस्ट इक्वेशन लगाते समय सावधानी बरतेंगे। E0 माइनस 0.059 को हम राउंड ऑफ फिगर मिलेगा 0.06 अपॉन n log बेस 10Q, ये फॉर्मूला है। E0 का वैल्यू आया 0.3 माइनस 0.06/6, देखिए n का वैल्यू 6 आया और log Q का वैल्यू आया 10 टू द पावर 4। सॉल्व करिए, 0.3 माइनस 0.01 इंटू 4, तो जब इसको सॉल्व करिएगा 0.01 इंटू 4, 0.04, 0.3 माइनस 0.04, आंसर हो जाएगा प्लस 0.26 वोल्ट, प्लस 0.26 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर, 36 ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो इसका आंसर इज 2, सेकेंड ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 36, it's question number 37. Again assertion reasoning type question. What question is telling? According to Kohlrausch's law, molar conductance of a strong electrolyte and infinite dilution is sum of molar conductivities of cation and anion. बिल्कुल सही बात है। कटायन और अनायन के मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे तभी तो वो हो जाएगा कोलरॉस लॉ का। ये तो बेसिक स्टेटमेंट है। आगे लिखा हुआ द करंट कैरिड बाय कटायन एंड अनायन इज ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और आप जानते हैं स्मॉलर कटायंस आर हेवली हाइड्रेटेड, उसका आयनिक मोबिलिटी अलग अलग होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कटायन अनायन में जो करंट का जो फ्लो उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 37, A is true, R is false। R गलत है और A ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर।
फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, A is true, R is false। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 37 it's question number 39। frequency of radiation emitted when electron falls from n equal to 4 to n equal to 1, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के केस में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा ई, E4 माइनस E1। बनाने का कई तरीका, हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करेंगे। याद कीजिए हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड माइनस 3.4, माइनस 1.5, माइनस 0.85, फोर्थ ऑर्बिट पर माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व करेंगे, यह आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स इसको एनर्जी में ले आइए, 12.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये निकला एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस निकाले हम लोग, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी डिफरेंस, ये डेल्टा ई। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू निकालना है, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई, इसको 12 ले लेते हैं राउंड ऑफ फिगर में, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, ये जूल में है। और ये h का वैल्यू राउंड ऑफ फिगर में ले लीजिए, 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34। अब जानते हैं ये जूल सेकंड और ये जूल है, ये जूल कटेगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आज जो कमजोर बच्चा है तो पहले वो पूरा वैल्यू लेगा 6.626, और जो तेज बच्चा है, जो ऑल इंडिया रैंक लाते हैं टॉपर सब, वो इसको राउंड ऑफ फिगर लेंगे 6.6 और 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 गुना 4 64, और ये 66 लगभग 4। देखिए हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं। 16 और ये 16 है, ये 66 है, 16 4 या 64, तो 4.1 के आसपास आएगा। हम इसको राउंड ऑफ फिगर में 4 लेंगे। देखिए आंसर मेरा आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ऊपर जाएगा प्लस 34, तो ये प्लस 15, और ये पर सेकंड मींस हर्ट्स। कितने आसानी से हम सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये आंसर मैच कर गया, थर्ड ऑप्शन 3 इंटू 10 टू द पावर 15। ऐसे ही बनाना चाहिए नीट का क्वेश्चन, जेईई मेन का क्वेश्चन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 39, मूव ऑन, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। It's question number 43. For the reaction, the bond energy of H bond, bond energy का जिक्र हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है O bond H का वैल्यू, O bond H। तो we know the formula, enthalpy change is equal to bond energy of reactant minus bond enthalpy of product। bond enthalpy बोलिए या bond energy, delta H is given in question -571। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, वो आप खुद से करेंगे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन का वैल्यू 435, तो 2 मोल का हो जाएगा 870। ये रहा हाइड्रोजन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट एक और है ऑक्सीजन का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ 498, लीजिए 498 लिख रहे हैं माइनस। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में वाटर, एंड यू नो वाटर स्ट्रक्चर HOH, 1 मोल वाटर में 2 OH, यहां 2 मोल वाटर, जरा गौर से देखिएगा, यहां बच्चे कंफ्यूज हड़बड़ी में गलती कर बैठेंगे। 2 मोल वाटर है, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में 2 OH है, तो 2 मोल H2O में 4 OH है, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H। यही आपसे पूछ रहा O बॉन्ड H का वैल्यू। बाकी कैलकुलेशन है, आप खुद से कर लीजिए, जब कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कैलकुलेशन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। Don't be disheartened when your NEET examination has been cancelled. Just go on, and all the students are going in the same phase. सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, आप अच्छे से पढ़िए, फिर से रिवीजन कीजिए, सफलता आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स।